हे फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज डिस्कस करेंगे हमारे ज्योग्राफी के 7th लेसन तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलापों के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे तृतीयक के बारे में, फिर बात करेंगे हम चतुर्थ क्रियाकलापों के बारे में। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित होते हैं, जिनमें अधिकांश कार्यों का निष्पादन व्यापारिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों, कुशल श्रमिकों और परामर्शदाताओं किया जाता है। यानी जो तृतीय क्रियाकलाप है पूर्ण रूप से सेवाओं से संबंधित ही होते हैं और इनमें अधिकांश कार्यों को किस प्रकार से संपन्न किया जाता है या फिर उसका संचालन किया जाता है, तो प्रशिक्षित विशेषज्ञों, कुशल श्रमिकों और परामर्शदाताओं द्वारा इस कार्य का निष्पादन या फिर संपादन किया जाता है। इसमें उत्पादन व विनिमय दोनों सम्मिलित है, यानी इसमें उत्पादन भी होता है और उसका विनिमय भी होता है। इसके पश्चात उत्पादन का मापन परोक्ष रूप से वेतन एवं परिश्रमी के रूप में मापा जाता है। यानी उत्पादन का जो मापन है वो जो कार्य कर रहे हैं और उसका जो वेतन है उसके आधार पर ही मापा जाता है। तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब हम देखें तो द्वितीय क्रियाकलापों में हमने देखा था कि वहां पर मूर्त वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कारखाने स्थापित किए जाते हैं, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, लेकिन इसमें उत्पादन के बजाय सेवाओं पर अधिक, यानी इसमें सेवाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय और तृतीय। ये है द्वितीय क्रियाकलापों के बारे में कुछ इंट्रो। अब इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनके द्वारा हम पढ़ते जाएंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं कि तृतीयक और द्वितीयक में क्या अंतर है। तो इसमें हम अंतर लिख देते हैं। एक अंतर है मुख्य रूप से तृतीयक अंतर। तो इन दोनों में मुख्य रूप से एक ही अंतर है कि तृतीय क्रियाकलापों में सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन, तकनीकी, मशीनरी व औद्योगिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टता, कुशलता और अनुभव व ज्ञान पर निर्भर करती है। हम देखें द्वितीय क्रियाकलापों में हम देखा था कि इसमें जो कार्य है वो किसके माध्यम से होता था, तो तकनीकी, मशीनरी, इसके पश्चात औद्योगिक क्रियाओं, औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय क्रियाओं में कार्य संपन्न होता था। परंतु जो तृतीय क्रियाकलाप है इसमें कार्य किस प्रकार संपन्न होता है, तो ये विशिष्टगत कुशलता पर, इसके पश्चात अनुभव पर, और इसमें थर्ड हो गया ज्ञान। यानी ये इनकी बजाय इन पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। इन पर है। ये समझ में आ गया कि द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में क्या अंतर है। तो इसमें जो कार्य है वो तकनीकी, मशीनरी और औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता था, लेकिन तृतीय क्रियाकलापों में इसके बजाय मुख्य रूप से कुशलता, अनुभव और ज्ञान पर यह निर्भर रहता है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसकी सेवाएं हम लिख देते हैं, क्षेत्र भी लिख सकते हैं हम। तो इसमें पहला क्षेत्र है व्यापार। व्यापार इसमें आता है और उद्योग उसमें आते हैं। ये भी आप अच्छे तरीके से देख लेना। इसके पश्चात परिवहन एवं संचार, इसके बाद है सेवाएं, और इसमें चिकित्सक, ये सभी कार्य जो सेवाओं से संबंधित कार्य इसमें आ जाएंगे। सेवा में सभी कार्य आ जाएंगे। परिवहन और संचार से आ जाए आपका कोर्स में 30% कटौती हो गई। यानी जो ज्योग्राफी का कोर्स है आपके, यानी हर सब्जेक्ट का हुआ, लेकिन ज्योग्राफी में 30% कोर्स कट गया और उसमें से हमारे पढ़ाए हुए लेसन में से एक लेसन कटा है जिसका नाम है मानव विकास, और वो इतना हमने ध्यान से भी नहीं पढ़ा था। और इसके पश्चात कटा है, पहला कटा है मानव विकास और दूसरा कटा है परिवहन एवं संचार, परिवहन व संचार, और इसके बाद तीसरा कटा है आपका, तीसरा लेसन ये
अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तीसरा लेसन करता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये तीनों लेसन आपके फर्स्ट बुक से कटे हैं। कौन सी फर्स्ट बुक? ज्योग्राफी की जो फर्स्ट बुक है उसमें से ये तीनों लेसन कट चुके हैं, जिससे हमको आगे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यानी इसको हम फटाफट, ये कट गया है तो इसके माध्यम से हम फटाफट हमारा कोर्स नवंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बात कर, ये तो हो गया। इसके पश्चात उस हिस्ट्री में भी हमारे कुछ लेसन कटे, हम उस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद सेकंड बुक है, उसमें से कई सारे जो लेसन है वो कटे, तो इसके बाद हम सेकंड बुक पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा। आज अब हम बात कर लेते हैं तृतीय क्रियाकलाप को मुख्य रूप से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इसके कितने भाग हैं। तो इसको मुख्य रूप से 4 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है व्यापार एवं वाणिज्य, दूसरा है परिवहन, तीसरा है संचार और चौथा है सेवा। इन सभी में इनको रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तृतीय क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य के बारे में। व्यापार एवं वाणिज्य, अन्यत्र उत्पादित वस्तु का क्रय विक्रय ही व्यापार कहलाता है। यानी मुख्य रूप से हम देख सकते हैं आसानी से समझने के लिए, वस्तुओं का क्रय विक्रय ही व्यापार कहलाता है। जो वस्तु यानी अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करके उसको बेचना और खरीदना ही व्यापार कहलाता है। ये इसका मुख्य परिभाषा भी हम कह सकते हैं। व्यापारिक केंद्र यानी व्यापार और वाणिज्य तो हमने एक परिभाषा में देख लिया, इसके पश्चात हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन इसके बीच में हमारा एक टॉपिक दिया हुआ व्यापारिक केंद्र, तो इसके बाद व्यापार में आता है लेकिन इसका थोड़ा अलग कंटेंट रहता है। तो व्यापारिक केंद्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। लाभ के प्राप्ति के उद्देश्य से फुटकर एवं थोक व्यापार के समस्त क्रियाओं को संपन्न करने वाले ग्रामीण एवं नगरीय केंद्रों को व्यापार केंद्र कहते हैं। यानी लाभ प्राप्ति की दृष्टि से, अब व्यापार क्यों करते हैं? तो व्यापार का मुख्य उद्देश्य रहता है लाभ प्राप्ति करना। मुख्य उद्देश्य ही लाभ प्राप्ति करना होता है। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से फुटकर और थोक व्यापार, इसके बारे में हम व्यापार में अभी पढ़ेंगे इसके आगे ही, लेकिन इसमें हम लिख देते हैं फुटकर एवं थोक व्यापार के माध्यम से या फिर कि समस्त क्रियाओं को संपन्न करने वाले ग्रामीण एवं नगरीय केंद्र व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। समस्त क्रियाओं को संपन्न करने वाले ग्रामीण व नगरीय केंद्र क्या कहलाते हैं? व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। अब इसमें लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से फुटकर एवं थोक व्यापार की समस्त क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ग्रामीण एवं नगरीय केंद्र व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। यानी ये जो ग्रामीण केंद्र है और नगरीय केंद्र, ये कौन से केंद्र कहलाते हैं? इन दोनों को मिला दे तो ये कौन से केंद्र बन जाते हैं? व्यापारिक केंद्र बन जाते हैं, वो जो व्यापार की दृष्टि से खड़े किए जाते हैं। यानी इस परिभाषा से हम देख सकते हैं कि इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, ग्रामीण नगरीय संगठन और ग्रामीण संगठन और नगरीय संगठन के रूप में बांट सकते हैं, या फिर ग्रामीण केंद्र और नगरीय केंद्रों के रूप में हम इसको बांट सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। इसको याद करने का अच्छा तरीका, इसके 2 भागों को, तो इसकी परिभाषा में इसके भाग लिखे हुए, तो हम लिख देंगे ग्रामीण केंद्र व नगरीय केंद्र।
अब ये ग्रामीण केंद्रों में क्या क्या आता है, नगरीय केंद्रों में क्या क्या आता है, इनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ये हम व्यापारिक केंद्रों को पढ़ रहे हैं और व्यापारिक केंद्रों के दो भाग है, जिसका पहला है ग्रामीण केंद्र और दूसरा है नगरीय केंद्र। हम पहले बात करेंगे ग्रामीण केंद्रों के बारे में या फिर ग्रामीण विपणन केंद्रों के बारे में। हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहला ग्रामीण केंद्र, ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। यानी ये जो ग्रामीण केंद्र होते हैं, ये क्या करते हैं, जो उसके आसपास में ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के निकटवर्ती, ग्रामीण क्षेत्र के निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। यानी इससे ही जो व्यापार करने लोग आते हैं गांव में, उससे ही इनका भरण पोषण होता है। ये अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं, इनको अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र कहा गया। अब हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार इतना अधिक नहीं होता है और नगरीय क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से व्यापार का ही भाग अधिक रहता है। यानी इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र है, ये अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र है। यानी जितना नगर में होता है उससे लगभग आधा हिस्सा यहाँ पर व्यापार का मिल जाता है। यहाँ व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। यहाँ पे जो हम देखें तो चिकित्सक, कोचिंग क्लासेस, ये सभी सुविकसित अधिक नहीं होती। हम देख सकते हैं यहाँ पर व्यक्तिगत यानी हम देख सकते हैं शिक्षक, विशेषज्ञ, ये सभी यहाँ पर सेवाएं ज्यादा नहीं होती। व्यवसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती। सुविकसित नहीं होती है। यहाँ पे जो व्यक्तिगत और व्यापारिक व्यवसायिक सेवा होती है वो सुविकसित नहीं होती, क्योंकि हमने देखा है अधिकतर गांवों के बच्चे सिटी में पढ़ने आते हैं, तो उनका कारण रहता है वहाँ पे सुविधाएं कम है। और हमने इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में क्या क्या अंतर है, तो उसमें हमने देखा था सुविधाओं की कमी ग्रामीण क्षेत्र में ऑलरेडी रहती है। ये स्थानीय संग्रहण एवं वितरण केंद्र होते हैं। यहाँ पे संग्रहण किया जाता है और उसको ही बेचा जाता है। ये स्थानीय संग्रहण व वितरण केंद्र होते हैं। इसके पश्चात हम देखें, इनमें से अधिकांश केंद्रों में थोक व्यापार और फुटकर व्यापार के क्षेत्र भी होते हैं। यानी इनमें से अधिकांश जो केंद्र होते हैं उनमें इनमें से अधिकांश केंद्रों में थोक व्यापार, थोक व फुटकर व्यापार क्षेत्र होते हैं, व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। यानी थोक क्या है और फुटकर क्या है, ये एक आसानी से हम समझ सकते हैं। तो थोक यानी होलसेलर और जो फुटकर है यानी रिटेलर। ये इसको हम आसान भाषा में, हमारी भाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि ये सटीक हिंदी है, तो इसको हम आसानी से समझने के लिए होलसेलर और रिटेलर के रूप में हम देख सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करें तो यह ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाने के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। यानी ये ग्रामीण वस्तु का व्यापार करते हैं के व्यापार वाले महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण वस्तुएं ही बिकती है, क्योंकि गांव के लोग ग्रामीण वस्तुएं खरीदते हैं, तो इनको इन श्रेणी में रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते, यानी ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहां पे रेगुलर बाजार नहीं होते, कालिक अंतरालों पर स्थानिक आर्थिक बाजार स्थापित किए जाते हैं।
ये बाजार निश्चित तिथि पर लगाए जाते हैं, यानी यहाँ पर आवधिक बाजार चलते हैं। आवधिक बाजार, अब हम देखें हमारे यहाँ पर भी इधर साइड उदयपुर की तरफ, तो यहाँ पे जो हर 15 और 30 तारीख को मार्केट में छुट्टी रहती है और वहाँ पर जो लोग होते हैं दूसरे लोग वो आकर अपना व्यापार वहाँ पर स्थापित करते हैं और वो फिक्स 15 दिनों के अंतराल के बाद आता है। तो निश्चित अवधि के दौरान, निश्चित अवधि या कालिक अंतराल लिख सकते हैं हम, कालिक अंतरालों में, कालिक अंतरालों में निश्चित स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। यानी ये मुख्य रूप से निश्चित अवधि के दौरान ही लगाए जा सकते हैं, जैसे कि हर महीने की 20 तारीख को, हर महीने की 15 को, हर महीने की 1 तारीख को, ये सभी फिक्स है, इनकी निश्चित तिथि होती है और उसी दिन ये सभी लगाए जाते हैं। ये इनको क्या कहते हैं हम, आवधिक बाजार कहते हैं। अब आता है, ये हो गया हमारा ग्रामीण विपणन केंद्र। ये सभी आप नोट्स करते हैं क्योंकि इसमें ये महत्वपूर्ण नोट्स हमने उतार दिए इसमें से। अब हम लिखेंगे नगरीय बाजार केंद्रों के बारे में। नगरीय बाजार केंद्र, नगरीय बाजार केंद्र ये नगरीय बस्तियों का पोषण करते हैं। अब हम देखें तो ग्रामीण में हमने पढ़ा था कि इसमें जो निकटवर्ती बस्तियां उनका पोषण होता है, तो इसमें किसका पोषण होता है, ये नगरीय बस्तियों का पोषण करते हैं। करते हैं ये नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं, यानी ये जो केंद्र होते हैं ये व्यापारिक नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं, और जो ग्रामीण केंद्र थे वो अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र थे। हम दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे ताकि हमको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे तरीके से याद हो जाए। ये नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं, केंद्र होते हैं। इसके पश्चात यहाँ और अधिक विशिष्टकृत नगरीय सेवाएं मिलती है, यानी हमने देखा था कि वहां पर सुविधाओं का अभाव था, वहां पर विकसित सुविधाएं नहीं थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अधिक विशिष्टकृत सेवाएं मिलती है, जहाँ पर विशिष्ट प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध हो जाती है। नॉर्मल सेवाएं तो मिलती है लेकिन विशिष्ट प्रकार की भी कुछ सेवाएं हैं वो सभी मिल जाती है, जैसे कि श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों का बाजार। इसमें हम लिख सकते हैं जैसे श्रम बाजार यानी रोजगार के अवसर हो गए। इसके पश्चात आवासन, रहने के लिए जगह, घरों का निर्माण, घर बने बनाए मिल जाते हैं। इसके पश्चात अर्धनिर्मित व निर्मित उत्पादों का बाजार। अब जो बाहर से लोग आए उनको व्यापार करना है, तो जो अर्धनिर्मित वस्तुएं लेंगे और उनको निर्माण करके फिर बाजार में बेचेंगे, या फिर निर्मित वस्तुओं को थोक में लेंगे और फुटकर के रूप में वहां पर, रिटेलर के रूप में वहां पे बेचना प्रारंभ कर देंगे। कि बाजार भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जो गाँव में ये थोक व्यापार गाँवों में इतना सुविकसित नहीं होता है। इसके पश्चात हम देख लेते हैं कि यह शैक्षिक संस्था और व्यावसायिक की सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाताओं, चिकित्सक आदि सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये कौन कौन सी सेवाएं, ये शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायियों की सेवाएं, जैसे शैक्षिक संस्था और व्यवसाय की सेवाएं कौन कौन सी आती है, तो इसमें हम लिखेंगे अध्यापक,
वकील, अध्यापक, इसके पश्चात वकील आ गया, परामर्शदाता, परामर्शदाता के पश्चात चिकित्सक भी इसमें ही आ जाते हैं, जो अपने सेवा परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सेवा देते हैं और ये अपना इनकम ले लेते हैं, इनको कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। चिकित्सक आदि सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये सभी प्रत्यक्ष सेवा में आते हैं। ये जो 4 टॉपिक है, अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, इसके पश्चात विशेषज्ञ भी इसमें हो सकता है, जैसे भी प्रत्यक्ष रूप से या फिर शैक्षिक संस्थानों और व्यवसायों में आते हैं। ये हो गया हमारा नगरीय बाजार केंद्र। अब हम देखते हैं ये व्यापारिक केंद्र भी कंप्लीट हो चुका है। व्यापारिक केंद्र के हमने 2 भाग पढ़े, ग्रामीण बाजार केंद्र और नगरीय बाजार केंद्र, तो इन दोनों के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मुख्य टॉपिक व्यापार के बारे में। व्यापार के अब कितने भाग है, व्यापार में क्या क्या आता है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं व्यापार के भाग। तो व्यापार के कितने भाग है? 2 भाग। पहला है तेला फुटकर, वो दूसरा है व्यापार। ये जो भाग है इनके बारे में हम देख लेते हैं। हमने इससे पहले भी अभी ये ग्रामीण और नगरीय केंद्रों के बारे में देख लेते हैं, तो भी इनका ही नाम ज्यादा आ रहा था। यानी ये फुटकर है, इसको हम आसानी से समझने के लिए रिटेलर लिख सकते हैं, रिटेलर, और ये जो थोक है वो होलसेलर हो सकते हैं। तो इनके इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट फुटकर के बारे में। फुटकर व्यापार, ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं को प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। यानी ये वे क्रियाकलाप है, ये फिर व्यापार या फिर व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं की वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। प्रत्यक्ष रूप से संबंधित यानी डायरेक्टली उपभोक्ता तक जो सामान होता है प्रत्यक्ष रूप से सीधा, यानी प्रत्यक्ष यानी सीधे रूप से वहां पर उपभोक्ताओं के पास सामान पहुंचा देते हैं, इसलिए इनको रिटेलर कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसमें आगे, तो अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से ही एवं नियत प्रतिष्ठानों एवं भंडारों में संपन्न होते हैं। यानी अधिकतर फुटकर व्यापार किससे संबंधित होते हैं? तो प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होते हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय यानी बेचने से, ये विक्रय यानी यहाँ पर इसका अर्थ है बेचने से नियत प्रतिष्ठानों व भंडारों में संपन्न होते। प्रतिष्ठानों व भंडारों में, जो बड़े बड़े भंडार होते हैं उनमें संपन्न होते हैं। ये होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या आता है। तो ये जो फुटकर व्यापार है, ये फेरी, रेहड़ी, ट्रक द्वारा व्यापार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें व इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। यानी ये जो फुटकर बिक्री है, ये भंडार रहित उदाहरण में आती है। किस किस के? तो इसमें आ गया ट्रक के बाद आ गया इसमें क्या क्या गया? ट्रक के बाद द्वार से द्वार, यानी जो कुरियर वाले होते हैं वो द्वार से द्वार ये सामान पहुंचाते हैं। इसके पश्चात
स्वचालित बिक्री यानी स्वयं के द्वारा बेचना, ये सभी इसमें नहीं आते। ये सभी किसमें आ जाएंगे? थोक व्यापार में आ जाएंगे। ये सभी इसमें उपस्थित नहीं है, तो इसमें हम अभी लिखेंगे नहीं। ये थोड़ा सा ही आप लिख दे, ट्रक, द्वार से द्वार, ग्राहक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें, इंटरनेट, फुटकर बिक्री के भंडार और रहित उदाहरण है। अब हम बात कर लेंगे सेकंड थोक व्यापार के बारे में। थोक व्यापार, थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों, पूर्तिकारों द्वारा होता है। यानी जो बड़े बड़े बिचौलिए होते हैं, सौदागर होते हैं, उनके द्वारा, किनके द्वारा होता है? इनका गठन बिचौलियों, सौदागरों व पूर्तिकारों द्वारा होता है। थोक व्यापार का गठन इनके द्वारा होता है। इसके पश्चात इस व्यापार में फुटकर भंडारों की भूमिका कम होती है। यानी इस व्यापार में जो फुटकर व्यापार होता है, इसमें फुटकर व्यापार की भूमिका कम होती है। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडारों और विनिर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं। यानी जो श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडारों और विनिर्माताओं से तुरंत खरीदी यानी सामने सीधी खरीदी कर देते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों में बैठने तो सामान उधार भी देते हैं। यानी जो श्रृंखला भंडार, अब ये श्रृंखला भंडार क्या है, तो इसमें भी हम आगे बात कर लेंगे भंडारों के बारे में। श्रृंखला भंडार जो है, उसके ये जो भंडार वाले होते हैं, क्या करते हैं? सीधा ही सामान जो होता है वो विनिर्माताओं से खरीदते हैं, यानी फैक्ट्रियों से ही खरीद लेते हैं, विनिर्माताओं से खरीदते हैं। ये थोक व्यापारियों से नहीं खरीदते। और जो थोक विक्रेता होते हैं वो फुटकर व्यापारी, अब थोक जो होलसेलर होते हैं वो फुटकर व्यापारी को उधार भी सामान देते हैं। यानी ज्यादातर जगह पर उधार ही देते हैं, क्योंकि जो फुटकर व्यापार है वो करेंगे तब उनको पैसा लौटा पाएंगे। उनके पास इतना अधिक धन नहीं है कि वो तुरंत सामान का पैसा लौटा पाता। हम लिखेंगे थोक व्यापार, थोक विक्रेता, थोक व्यापार के विक्रेता प्राय फुटकर विक्रेताओं को क्या देते हैं? फुटकर विक्रेताओं को उधार सामान देते हैं, जिससे दोनों का फायदा है। लेकिन थोक विक्रेता के रिस्क भी है, यदि ये सामान उधार लिया लेकिन वापस नहीं आया तो इसका नुकसान हो जाएगा। परंतु इसके जो निश्चित जो ग्राहक होंगे वो इससे ही, फुटकर विक्रेता होंगे वो इससे सामान ले जाएंगे, उसको निरंतर पेमेंट करते रहेंगे। इसके पश्चात हम देखें तो फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। जो फुटकर विक्रेता होते हैं, फुटकर विक्रेता अपने कार्यों का संचालन थोक विक्रेता की पूंजी पर करते हैं। पूंजी पर करते हैं। ये हो गया थोक व्यापार के बारे में इंट्रोडक्शन, यानी इसको हम बोल सकते हैं, इसके बारे में पूरा हमने विस्तार से देख लिया है। इसमें फुटकर व्यापार की कम भूमिका होती है। इसमें श्रृंखला भंडार विनिर्माण क्षेत्रों निर्माताओं से सीधा सामान खरीद लेते हैं, और ये थोक विक्रेता हो जाते हैं वो फुटकर विक्रेताओं को उधार पर सामान देते हैं, और इनके माध्यम से फुटकर विक्रेताओं को पूंजी का संचालन नहीं करना पड़ता है। इनके माध्यम से इनका पूंजी का संचालन हो जाता है। और फुटकर व्यापार का संचालन बिचौलियों, सौदागरों व पूर्तिकारों द्वारा होता है। तो ये हो गया थोक व्यापार। अब हम बात करेंगे भंडारों के बारे में। हम व्यापार के बाद भंडार भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा प्रतिष्ठान और भंडार। तो ये भंडार कौन कौन से, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो आप ये पूरा नोट कर ले एक बार, इतने में
अब हम बात कर लेते हैं भंडारों के बारे में। भंडार के सीधे हम प्रकार लिख देते हैं। भंडार के कितने प्रकार हैं? 3। इसमें से पहला और उपभोक्ता भंडार। हमने देखा है कि हमारे शहरों में, गांव में भी उपभोक्ता भंडार खोले होते हैं। तो ये क्या है? फुटकर व्यापार में वह वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय के थे। यानी हम देखते हैं कि जो सरकारी उपभोक्ता भंडार वहां पे लिखा हुआ होता है, तो किस प्रकार लिखा होता है? तो फुटकर व्यापार से वृहत स्तर पर, फुटकर व्यापार पर वृहत स्तर पर, वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले, पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। यानी जो फुटकर व्यापार है उसमें नई नई जो नवाचार लाने वाले, यानी नए नए विचार लाने वाले जो व्यापारी या फिर उपभोक्ता जो व्यक्ति थे वो सहकारी समुदाय के थे। इसलिए हम कहीं पर भी पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है सहकारी उपभोक्ता भंडार, ये इनके बारे में लिखा हुआ होता है और ये वृहत स्तर पर कार्य करते हैं। इसके बाद सेकंड आता है इसमें विभागीय भंडार। विभागीय भंडार, विभागीय भंडार क्या होता है? विभागीय भंडार वे होते हैं जो वस्तुओं की खरीद एवं भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभाग की प्रमुखों को उत्तरदायित्व व प्राधिकार सौंप देते हैं। यानी जो वस्तुओं की खरीद एवं भंडारों के विभिन्न अनुभागों में जो बिक्री हो रही है उनके सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुख के उत्तरदायित्व और प्राधिकारों को यह कार्य सौंप देते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें वस्तुओं की खरीद व बिक्री भंडारों में, खरीद व भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री। यानी इसके जो अनुभाग होते हैं, अब जैसे एक दुकान के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि डोमिनोज के दुकानें अलग अलग जगह सब जगह लगी होती है, KFC, पिज्जा हट हम देखा है। तो इसके जब दुकानें सभी क्षेत्रों में अलग अलग लगी होती है, इसको हम विभिन्न अनुभागों में बिक्री, इनकी ब्रांचों में बिक्री का सर्वेक्षण, बिक्री का जो सर्वेक्षण होता है वो किसके विभागीय प्रमुखों को दिया जाता है, जो उसका उत्तरदायित्व या फिर प्राधिकार सौंप देते हैं। का सर्वेक्षण के लिए विभाग के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, प्रमुखों को उत्तरदायित्व व प्राधिकार सौंप देते हैं। तो यह हो गया विभागीय भंडार। अब तीसरा आता है श्रृंखला भंडार। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे तीसरा और अंतिम है श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार अंतिम है श्रृंखला भंडार। यह अत्यधिक मित व्यवस्था से व्यापार माल को क्रय करते हैं, यहाँ तक कि अपने निर्देश पर ही सीधे वस्तुओं का विनिर्माण कर लेते हैं। प्राय उनके पास एक भंडार के अनुभवों के परिणाम को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। यानी ये जो माल होता है वो मित व्यवस्था से क्रय करते हैं, यानी मित व्यवस्था से जो भंडार होता है वो खरीदते हैं और यहाँ तक कि अपने निर्देश पर ही सीधी वस्तुओं का विनिर्माण कर लेते हैं। यानी ये लगभग ऑर्डर पे चलते हैं। ये अत्यधिक मित व्यवस्था, माल का
क्रय यानी खरीदते हैं। और इसके पश्चात या फिर ये सभी कार्य किस पे कर देते हैं, तो इनके विनिर्माण ऑर्डर पर किया जाता है, यानी आदेश अनुसार जो निर्माण होता है वो किया जाता है। प्राय उनके पास एक भंडार के अनुभवों के परिणाम को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता भी होती है। यानी यहाँ पे देख लेते हैं, आपकी पुस्तक में ये दिया गया है, पेज नंबर है इसमें 58, ये कोष्टक में दिया गया है, इसको हम देख ले, क्योंकि जो कोष्टक में जो आपके पॉइंट दिए गए ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाता है। हम प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखे तो उनमें भी इनके क्वेश्चन अधिक आते हैं, तो इसमें इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें है उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता भी होती है। उनके पास एक भंडार के अनुभव को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता भी होती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा और अंतिम टॉपिक, श्रृंखला भंडार। हमने व्यापार के बारे में पढ़ा, व्यापार और वाणिज्य के बारे में पढ़ा। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा व्यापारिक केंद्रों के बारे में, इसके बाद हमने व्यापार के बारे में पढ़ा जिसके 2 भाग थे, थोक और फुटकर, और तीसरा हमने पढ़ा भंडार के बारे में जिसके 3 भाग थे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे परिवहन के बारे में, इसके बाद हम बस संचार सेवा, दूरसंचार, पर्यटन, इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सभी खुश भी होंगे क्योंकि 30% कोर्स हट गया है, तो बच्चों को जिसको ये लेसन कठिन लग रहे थे, जिसको पढ़ने में उनको फायदा भी हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने क्लास में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।